हमारी कहानी शान वू कॉन्टिनेंट में युआन डेमन सेक्ट पर शुरू होती है, जहां एक आदमी बिस्तर पर फंसा हुआ था और अपनी सीनियर सिस्टर से उसे छोड़ देने की गुहार लगा रहा था। वो प्रैक्टिकली उससे भीख मांग रहा था और रेड हेयर लड़की जिसके पास व्हाइट टेल थी, उसने साफ कर दिया कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसने उसे हस्बैंड कहा और बताया कि आज उसका वेडिंग डे है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसमें इतनी हिम्मत है कि वो अपनी कॉन्क्यूबाइन को उस खाली कमरे में अकेला छोड़ दे। उस बदकिस्मत आदमी का नाम जाओ मू है। उसे पता था कि उसकी सिचुएशन कितनी रिडिकुलस है। वो एक ऐसा इंसान था जिसने ट्रांस माइग्रेशन एक्सपीरियंस किया था और वो औरत जो उसकी परवर्स डिजायर्स को पूरा करने के लिए अलग अलग रोल्स निभा रही थी, उसकी वाइफ नहीं थी। उसी समय उस अजीब औरत ने जाओमू से पूछा कि क्या उसे किसी और चीज में ट्रांसफर होना चाहिए। 1 साल पहले जाओमू उस कॉन्टिनेंट पर एक नोबलमैन के बेटे के शरीर में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था और उसका एक प्रिंसेस के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी था। सब कुछ ठीक लग रहा था। वो अपनी जिंदगी के पीक पर पहुंचने वाला था, तभी उसे युआन डेमन सेट के डेमन्स के एक ग्रुप ने किडनैप कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन 9 इन मिस्टिकल आर्ट की कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है और किसी को भी एक डिसाइपल सर्वेंट की लाइफ या डेथ की परवाह नहीं थी, इसलिए वह उनके कल्टीवेशन बेस को इम्प्रूव करने का एक टूल बन गया। भले ही उसका शरीर प्योर यंग एनर्जी से भरा हुआ था, उस पागल औरत की वजह से उसे बहुत कुछ करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे वह मौत के कगार पर पहुंच गया। उसने बहुत खून खासा, जिससे साफ था कि वह उस समय मरना नहीं चाहता था। लेकिन उस पागल औरत ने कहा कि वह उसके हाथों मरेगा, इसलिए उसे ऑनर्ड फील करना चाहिए। फिर उसने एक यंग सॉलिडिफाइंग पिल ली जो मेडिसिनल पावर को मैक्सिमाइज करती है और प्योर यंग कॉन्स्टिट्यूशन को स्टिमुलेट करती है। उसके 9 इन मिस्टिकल आर्ट एडवांस होने वाली थी और वह नहीं चाहती थी कि उसका हस्बैंड यानी जाओ मू उसे कम यंग एनर्जी दे। उसने जबरदस्ती वह पिल उसके मुंह में डाल दी। उसने कहा कि अगर वह उसे उसके पीक तक पहुंचाने में मदद कर दे तो उसे अपनी मौत को जस्टिफाइड मानना चाहिए। जब जाओ मू उस पिल को बिना सोचे निगलने से बचने की कोशिश कर रहा था, तब उसने उससे कहा कि वो अपना बेस्ट दे। उसी समय जाओ मू सोच रहा था कि क्या वो सच में उस पागल औरत के द्वारा ड्रेन होकर मर जाएगा। वो ऐसी फेटे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। उसे पूरा यकीन था कि वो इस दुनिया में ऐसे मरने के लिए नहीं आया है, इसलिए उसने ऐलान किया कि वो हार नहीं मानेगा। अचानक एक सिस्टम पैनल उसके सामने दिखाई दिया जिसमें बताया गया कि एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विल टू सर्वाइव डिटेक्ट हुई है। उस सिस्टम का नाम रिटर्न सिस्टम था। उसने उसे बताया कि वो सक्सेसफुली अवेकन हो गया है और होस्ट को सिस्टम स्फीयर से लिंक करने का इंस्ट्रक्शन दिया। जाओ मू ने ये पढ़ा और उसे कुछ समझ नहीं आया। एक पूरा साल बीत चुका था और उसे एहसास हुआ कि यह सिस्टम इसीलिए है ताकि होस्ट को वह सब मिल सके जिसका वो हकदार है। जाओ मू ने तुरंत अपनी सिचुएशन बदलने का मौका देखा, जिससे वो एक्साइटेड हो गया। उसने सक्सेसफुली लिंक बना लिया और उसका पहला रिवॉर्ड था फर्स्ट गारंटीड रिटर्न, जो रिवॉर्ड को 10,000 टाइम्स ज्यादा करता है। जैसे ही वह सिस्टम को देख रहा था, वो पागल औरत बोली कि उसका शरीर बहुत ऑनेस्ट है, भले ही उसका मुंह कुछ नहीं कह रहा। अब जाओ मू उस औरत से रिवेंज लेना चाहता था, क्योंकि वह पूरे 1 साल तक उनका स्लेव बना रहा था। उसने दिखावा किया कि वे उसे सेटिस्फाई करने वाला है। उसने उसे बिस्तर पर धक्का दिया और वह खुश हो गई, चाहती थी कि वे खुद को रोके नहीं। जाओ मू को समझ आ गया कि हेवन ने उसे ये मौका दिया है और उसे अपनी डेस्टिनी अपने हाथ में लेनी होगी। उधर वह पागल औरत बोली कि उस रात वो जगह सिर्फ उसी की है। फिर सेने अगले दिन पर शिफ्ट हो गया। जाओ मू पूरी तरह एग्जॉस्टेड था, उसका शरीर टूट चुका था, जबकि वो लड़की खुश और रिलैक्स्ड होकर उठी। उसने कहा कि उसने थोड़ा ही प्योर यंग एनर्जी दिया, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा था। हालात और खराब करते हुए उसने कहा कि अगर वह जिंदा रहा तो उसकी सीनियर सिस्टर उसे ढूंढने आएगी और ये साबित करता है कि उसकी लाइफ एक कुत्ते जैसी है। वह उसे अकेला छोड़कर चली गई। उसी समय सिस्टम पैनल ने नोटिफाई किया कि 9-tailed सेलेस्टियल फॉक्स द्वारा ड्रेन होने पर चेन कैश रिटर्न ट्रिगर हुआ है। उसका शरीर सेक्रेड रेडियन बॉडी बन गया और एम्पावरमेंट शुरू हो गया। उसे 6 रिफाइनमेंट्स मिले और वह चंद लेयर तक पहुंच गया। जाओ वो एक सेक्रेड बॉडी की पावर महसूस कर रहा था, लेकिन उसे पता था कि अभी रेकलेस होने का समय नहीं है। उसे पता था कि युआन डेमन सेक्ट में कई स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स हैं और अगर उसका सीक्रेट सामने आ गया तो हालात और खराब हो जाएंगे। इसलिए उसने फैसला किया कि जब तक कोई ध्यान नहीं दे रहा, वो जितनी ज्यादा पावर हो सके एक्यूमुलेट करेगा। स्पिरिट स्टोन्स कल्टीवेशन इंप्रूवमेंट की फाउंडेशन है। उसने डिसाइड किया कि वो सीनियर सिस्टर से प्राइवेट टास्क लेकर और स्ट्रेंथ हासिल करेगा। उसने सिस्टर्स के बारे में सोचा और समझ गया कि उसके पास सिस्टम है, इसलिए उसे बड़ा सोचना होगा। ज्यादातर लोग वेल्थी नहीं थे, इसलिए उसने सोचा कि क्या स्पिरिट स्टोन्स जल्दी पाने का कोई और तरीका है। तभी उसने श्वान सेक के एक एक्सटर्नल डिसाइपल वांग चान को ट्रेनिंग करते हुए देखा। जाओ मू को याद आया कि जब उसे किडनैप किया गया था तब वांग चान ने उसकी काफी मदद की थी, इसलिए वह उसका एहसान लौटाना चाहता था। उसने सोचा कि वो उसे 200 स्पिरिट स्टोन्स दे सकता है जो उसने पूरे 1 साल में इकट्ठा किए थे। ये सोचकर कि वो और भी ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स इकट्ठा कर लेगा, उसने वो बाग वांग चान की तरफ फेंक दिया। पहले वांग चान को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने स्पिरिट स्टोन्स देखे तो वह बहुत खुश हो गया।
उसे नहीं पता था कि ये किसने दिए हैं, लेकिन ये उसके लिए बहुत मददगार थे। तभी सिस्टम ने नोटिफाई किया कि जाओमू के डोनेशन की वजह से उसे 5 बार रिटर्न मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप उसे 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स मिले और वो शौक में आ गया। सिस्टम के जरिए पैसा कमाना बेहद आसान लग रहा था। हालांकि 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स ज्यादा वैल्यूएबल नहीं थे, लेकिन अगर वो 10,000 बार रिटर्न ट्रिगर कर दे तो उसके पास 2 लाख स्पिरिट स्टोन्स हो सकते हैं, जो उसे फ्यूचर में उसका अपमान करने वालों से बदला लेने के लिए काफी होंगे। उसने ये भी सोचा कि क्या वह रिटर्न से मिले स्टोन्स को डोनेट करके और ज्यादा रिवॉर्ड पा सकता है। उसने एक बड़ा ढेर वांगचन की तरफ फेंक दिया। वांगचन फिर से कुछ नहीं समझ पाया और उसने सोचा कि ये डिवाइन है, जैसे उसे कोई नोबल बेनिफैक्टर मिल गया हो। लेकिन जाओमू ने देखा कि उसे इससे कुछ भी नहीं मिला और उसे समझ आ गया कि वो सिस्टम का इस तरह फायदा नहीं उठा सकता। तभी एक लड़की उसके पास आई और पूछा कि क्या वो मरा नहीं। उसका नाम लूची था, एक बहुत सुंदर लड़की, और जाओमू ने उसे ग्रेट किया। वो भी 9 इन मिस्टिकल आर्ट की कल्टीवेशन कर रही एक एक्सटर्नल डिसाइपल थी। जब जाओमू पहली बार सेक्ट में आया था तब उसने उसकी काफी देखभाल की थी, लेकिन चूजी रान की वार्निंग के बाद उसने उससे मिलना बंद कर दिया। लूची ने नोटिस किया कि उसकी कल्टीवेशन काफी इंप्रूव हो गई है और जाओमू ने कहा कि यह सिर्फ लक है। अचानक उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि वो मजाक करना बंद करे। उसने बताया कि चूजी रान वही अजीब औरत जिसने उसे पूरी तरह ड्रेन किया था, कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है। लूची को अपनी कल्टीवेशन के लिए उसकी मदद चाहिए थी। उसने एक विशाल तलवार कॉन्जर की और उस पर सवार हो गई और जाओमू भी उस तलवार पर चढ़ गया। लेकिन लूची बहुत तेज थी, जिससे जाओमू का बैलेंस बिगड़ गया। उसने किसी तरह खुद को संभाला। उसकी ऑरा बदलती देखकर लूची ने पूछा कि क्या उसने फॉक्स का फायदा उठाया है। जाओमू ने कहा कि फॉक्स ने सिर्फ उसे ड्रेन किया, इसलिए उसे कोई फायदा नहीं हुआ। लूची ने उसे वार्निंग दी कि डेमंस दयालु नहीं होते और वो देर सबेर अपनी जान खो देगा। और उसने ये भी बताया कि वो फाउंडेशन फॉर्मेशन रैल्म तक पहुंचने वाली है और चूजी रन को चैलेंज करने की योजना बना रही है। अगर वो जीत गई तो वह जाओमू को अपने साथ ले जाएगी और जाओमू ने बस इसे स्वीकार कर लिया। लूची को लगा कि वो उसके बहुत करीबी है, हालांकि उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते हैं और वह सोचने लगा कि वे उसे किस तरह का इंसान समझते हैं। फिर सेने युआन डेमन सेक्ट के इनर पार्ट में शिफ्ट हो गया। लूची ने उसे बताया कि वो फाउंडेशन फॉर्मेशन रैल्म में ब्रेक थ्रू करने के करीब है। अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो उसे एक वाइटैलिटी पिल से रिवॉर्ड करेगी। उसने उसे बैठने को कहा और वह मुस्कुराया। लूची हॉट वाटर में चली गई, यह तय करके कि इस बार कोई उसे नहीं रोकेगा। अचानक जाओमू उसके पीछे प्रकट हो गया, जिससे वो शर्मिंदा और हैरान हो गई कि वे अचानक कैसे आ गया। उसने साफ कर दिया कि टाइम प्रेशियस है और इंसिस्टेड किया कि वे साथ में बात करें। जल्दी ही पानी समुद्र की तरह हिलने लगा। बाद में जाओमू ने आह भरी। वह भी एग्जॉस्टेड थी, लेकिन नहीं चाहती थी कि वह ज्यादा कमेंट करे। उसने उसे बताया कि अगले महीने उसकी शादी होने वाली है। जिस आदमी से वो शादी कर रही है उसका नाम लोंग तियानशांग है और उसे लगा कि जाओमू उसे पहले से जानता है। जाओमू हैरान हो गया। लोंग तियानशांग ने 30 से पहले नसेन सोलराम तक ब्रेक थ्रू कर लिया था और यान डेमन सेक्ट में 1000 सालों में न देखा गया सुप्रीम जीनियस माना जाता था। लोंग तियानशांग के पास सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ ही नहीं थी, उसने खुद से सोड इंटेंट भी मास्टर कर लिया था और वह चेलेस्टियल प्राइड का एक शक्तिशाली एनालिस्ट बन चुका था। जाओमू को चिंता हुई कि इतना पावरफुल इंसान नोटिस कर सकता है कि उसने लूची को टच किया है। उसने उसे रियश्योर किया और बताया कि जब लोंग तियानशांग ने एंशिएंट सोर्ड मैनुअल प्रैक्टिस किया था तब उसके मेरिडियंस डैमेज हो गए थे और वो eunuch बन गया था। वह बस यह बात किसी को बता नहीं सकती थी और सब ठीक रहेगा। आखिर में उसने अपनी प्रेशियसनेस जाओमू को दी क्योंकि वो सच में उसे पसंद करते थी। उन्होंने एक रोमांटिक मोमेंट शेयर किया। हालांकि जाओमू ने सोचा कि उन्हें मेहनत जारी रखनी चाहिए, खासकर उसे। फिर सेने अगले दिन पर शिफ्ट हो गया। लूची शांति से बिस्तर पर सो रही थी जबकि जाओमू पहले ही उठ चुका था। उसके साथ रेड यांग एनर्जी ट्रेन करने के बाद उसे रिटर्न मिला और उसके सेक्रेड यांग बॉडी की इंटेंसिटी और बढ़ गई। उसी समय सिस्टम ने उसे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंचने पर कांग्रेचुलेट किया। जाओमू को एहसास हुआ कि उसने बहुत कम समय में ये स्टेज हासिल कर ली है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह लोंग तियानशांग और उसके फैमिली का बिना डर सामना कर सकता है। बिस्तर पर उसके पास लेटी हुई औरत को देखकर उसे लगा कि उसे एक्शन लेना चाहिए। उसने उसका पिल्लो पकड़ा, उसे जगा दिया और पूछा कि उसका रिवॉर्ड कहाँ है। भले ही उसने पूरी रात उससे नरिशमेंट लिया था, उसे वास्तव में रिवॉर्ड की जरूरत नहीं थी। फिर उसने उसे पिल दे दी, उसकी तारीफ करते हुए कहा कि वह अब और होल्ड नहीं कर सकती, उसे थोड़ी देर सोना है। जाओमू ने देखा कि वो सच में अपनी बात पर कायम रहती है और समझ गया कि वो कितनी जेनरस है। चूंकि उसे पिल्स डिस्ट्रीब्यूट करने थे, उसे कहीं और देखने की जरूरत नहीं थी। टारगेट उसके सामने ही था। उसने पिल उसके मुंह में डाल दी। जैसे ही उसने डिस्ट्रीब्यूट किया उसे सिस्टम से रिटर्न मिला, लेकिन वह सिर्फ 13 टाइम्स था, जो उसे पसंद नहीं आया। उसके पास सिर्फ 9 पिल्स थे और वह सोच रहा था कि 1000 टाइम्स रिटर्न आइडियल होगा। बाद में और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसे 3000 टाइम्स रिटर्न मिला। जल्द ही लूची ने इफेक्ट्स महसूस किए, लेकिन असली फायदा उसे हुआ। उसने 7वें लेवल मैरो प्यूरिफिकेशन हासिल कर ली। वह रिजल्ट से बहुत खुश था। ओरिजिन न्यूचरिंग पिल जो मारो को प्यूरिफाई करती है, फाउंडेशन को सोलिडिफाई करने और वाइटैलिटी को नूरिश करने का इफेक्ट रखती है, लेकिन वो सिर्फ एडिशनल इफेक्ट है। मैरो प्यूरिफिकेशन पिल का मेन एडवांटेज कल्टीवेटर की बोन एप्टीट्यूड को इम्प्रूव करना है।
जाओमू का जन्म प्योर यांग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हुआ था, इसलिए उसकी एप्टीट्यूड पहले से ही मॉर्टल्स में एक्सीलेंट मानी जाती थी। लेकिन सेक्ट के फेवर्ड जीनियसेस के मुकाबले उसकी एप्टीट्यूड ऑर्डिनरी लगती थी और ऊंचा और दूर जाने के लिए उसे अपने रूट बोन एप्टीट्यूड की अपर लिमिट बढ़ानी थी। उसने पिल निगल ली और तुरंत उसकी लेटेंट पावर महसूस की। उसे लगा कि उसे इसे जल्दी रिफाइन करना चाहिए, इसलिए वह जमीन पर बैठ गया और सारी एनर्जी को कंडेंस करने लगा। बाद में वो खड़ा हुआ और लूची ने महसूस किया कि उसके शरीर से वात स्मेल आ रही है। उसने उसे वार्निंग दी कि उसे वात लेना चाहिए और उसने सहमति जताई। सी ने उसके शांत होकर बात लेने पर शिफ्ट हो गया। लूची ने पूछा कि क्या उसने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल में ब्रेक थ्रू किया है, ये समझे बिना कि ओरिजिन न्यूर्चरिंग पिल का इफेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। उसे यकीन था कि सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचने से शरीर इतना प्यूरिफाई नहीं हो सकता। उसने सोचा कि क्या उसने कोई और पिल ली है, लेकिन वो उसे मैरो प्यूरिफिकेशन पिल के बारे में नहीं बता सकता था क्योंकि इससे बड़ा मैस हो जाता। उसने दीवार पर हाथ मारा और पूछा कि क्या ये उनकी डुअल कल्टीवेशन का क्रेडिट नहीं है। इसके बावजूद ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी कोर फॉर्मेशन तक नहीं पहुंची थी और वे थोड़ी एम्बेरेस्ड महसूस कर रही थी। जाओमू ने कहा कि उसने पर्याप्त मेहनत नहीं की, इसलिए वह उसकी फिर से मदद करने को तैयार है, फ्री ऑफ चार्ज। लूची इस ऑफर से खुश हो गई और जाओमू ने कहा कि यह उसे जल्दी ब्रेक थ्रू कराने के लिए है। सेन फिर लूची के पूरी तरह एग्जॉस्टेड होकर बिस्तर पर पड़े होने पर शिफ्ट हो गया, जबकि जामू जल्दी से कपड़े पहन रहा था। उसने उससे कहा कि वह अच्छी तरह रेस्ट करे और वो पहले ही निकल गया। उसे उसके साथ कराओके करने के बाद सेन टाइम्स रिटर्न मिला। जैसे ही वह एनर्जी के साथ बाहर निकला, उसे एहसास हुआ कि ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म की पावर है। पूरा शरीर हल्का लग रहा था। जल्द ही जब उसे फ्लाइंग स्वॉर्ड मिलेगी, वो आसमान में उड़ते हुए चारों समुद्रों में घूमना चाहता था। अगला सीना आउटर सेट मार्केट में शिफ्ट हो गया। जाओमू शॉपिंग करने गया और उसने स्टार स्लेइंग गार्डियन स्वॉर्ड देखी, जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मेटेरिक आयन से बनी थी। उस स्वॉर्ड की बॉडी पर स्टेलर वोर्टिसेस का मैट्रिक्स एनग्रेव्ड था, जो स्टार पावर अब्सॉर्ब कर सकता था और फ्लाइंग स्वॉर्ड की लिथैलिटी बढ़ा सकता था। लेकिन उसकी कीमत शांति से स्पिरिट स्टोन्स थी। वो सोच रहा था कि अगर वो इसे बाद में गिफ्ट करे तो उसे कितना रिटर्न मिलेगा। तभी किसी ने उसे हैंडसम यंग मैन कहकर पुकारा और कहा कि आखिरकार वो उसे मिल गया। वो आदमी ऐसा लग रहा था जैसे 3 स्टोन्स एक दूसरे के ऊपर रखे हों। वह मुताई था। जाओमू को याद आया कि यह बेवकूफ हमेशा चूजा ईरान के पीछे घूमता था, क्योंकि वह उसका डिसाइपल था। मुताई ने कई बार जाओमू से लड़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार चूजा ईरान ने उसे रोक दिया था। मुताई का यहाँ आना जाओमू के लिए कन्वीनियंट था, क्योंकि वह अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहता था। वह सिंग वाला आदमी पास आया, साफ तौर पर गुस्से में, क्योंकि उसने सुना था कि क्या ये सच है। जाओमू ने साफ कर दिया कि ये सच हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे मुताई और गुस्सा हो गया और उसने जाओमू के चेहरे पर वार करने के लिए हमला किया, उसे खत्म करने के इरादे से। जाओमू बिना डरे बस अपना हाथ उठाया और उस पावरफुल अटैक को रोक लिया। उसने कहा कि वह चूजा ईरान के साथ अपनी जिंदगी का आनंद लेने के लिए तैयार है। मुताई को उम्मीद नहीं थी कि जाओमू फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रैम तक पहुंच चुका है। फिर मुताई ने अपनी पावर दिखाना शुरू किया और जाओमू को वार्निंग दी कि वो एरोगेंट न बने। उसने कई अटैक्स किए, अपनी असली ताकत दिखाने की कोशिश की। जाओमू ने आसानी से सभी हमलों को डॉज कर लिया और कहा कि उसकी स्ट्रेंथ कमजोर नहीं है, लेकिन उसकी स्पीड में कमी है। उसी समय उसे एहसास हुआ कि उसका सेक्रेड रेड यंग बॉडी सच में बहुत इनक्रेडिबल है। अभी अभी एक नया स्टेप हासिल करने के बाद जाओमू आसानी से मुताई को हरा सकता था, जो आउटर सेक्ट के टॉप 100 में से एक था। उसने फैसला किया कि अब एक्शन लेना चाहिए और कहा कि बेकार की बातें तुरंत खत्म होनी चाहिए। उसने मुताई के अटैक को तोड़ दिया, जिससे वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। फिर जाओमू ने खुद को तैयार किया और एक वार किया जो सीधे मुताई के चेहरे पर लगा। मुताई जोर से गिर पड़ा, जिससे उसके साथ आए 3 लोग बहुत घबरा गए। वे जल्दी से उसे उठाने के लिए दौड़े। उनमें से एक ने सोचा कि जाओमू पागल हो गया है, क्योंकि लगता था कि उसे सेक्ट के अंदर नए फैमिली स्टेटस के बारे में पता नहीं है। जाओमू को अचानक उस आदमी की बात से कुछ याद आया। उसने अभी खरीदी हुई स्वॉर्ड उठाई और मुताई को सहारा दे रहे आदमी की तरफ फेंक दी। स्वॉर्ड सीधी जाकर दीवार में जा लगी। ये बेसिकली एक वार्निंग थी। मुताई के हेंचमैन समझना चाहते थे कि इसका क्या मतलब है। जाओमू ने साफ कहा कि वे फ्लाइंग स्वॉर्ड 30,000 स्पिरिट स्टोन्स की है और वे इसे मेडिकल एक्सपेंसेस के पेमेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें लगा कि ये काफी है, इसलिए उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। उसी समय सिस्टम ने नोटिफाई किया कि फ्लाइंग स्वॉर्ड डोनेट करने पर उसे 1000 टाइम्स रिटर्न मिला है। उसे एक 5वां ग्राद फ्लाइंग स्वॉर्ड भी मिली, लेकिन उसे लगा कि ये बहुत कम है। उधर मुताई के साथ आए बाकी 2 हेंचमैन बहुत गुस्से में आ गए और हथियार लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। जाओमू ने देखा कि वे बहुत रेकलेस हैं। उसने सोचा कि अगर उसे एक्शन लेना पड़े तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन उनके कुछ करने से पहले ही कोई आ गया और वे अचानक दर्द में जमीन पर गिर पड़े, कंफ्यूज्ड होकर। जाओमू बस ये सब देख रहा था। एक लड़की आई थी जो जानना चाहती थी कि कंप्लेंट करने की हिम्मत किसने की।
थी। उसने साफ किया कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि उन्होंने जाओमू पर हमला किया था। उसका नाम मूजू लिंग था। वह जाओमू के पास आई और कहा कि वो बहुत केयरलेस था, क्योंकि उसने पहले ही उसे वार्न किया था कि दुश्मनों से निपटते समय वीज को काटकर रूट्स तक निकाल देना चाहिए। उन दोनों लोगों ने उसकी बात सुनी और बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने सोचा कि वो बहुत आर्गंत है और जानना चाहा कि क्या वो उनके बॉस को जानती है। मूजू लिंग ने उन्हें बेकार लोग कहा जो अपने बॉस के सहारे जीते हैं। उसने अपना नाम जोर से बताया और पूछा कि क्या उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। जैसे ही उन्हें पता चला कि वह कौन है, वे तुरंत पीछे हट गए। वह इनर सेक्ट की एल्डर सिस्टर थी और वे तो यह भी चाहते थे कि वे उनके चेहरे याद न रखे। मूजू लिंग ने उन दोनों कावर्ड लोगों को भागते हुए देखा। फिर उसने अपनी उंगली जाओमू की तरफ उठाई, उसके पास आई और उसे छूते हुए पूछा कि क्या उसे याद नहीं कि सबने उसे कहा था कि अगर फ्यूचर में कुछ हो तो सिर्फ उसका नाम लें। जाओमू अभी भी नहीं समझ पाया कि वह क्या कहना चाहती है। उसने कहा कि अच्छा हुआ वह अचानक आ गई, नहीं तो अगर वो मर जाता तो उसे चिंता होती, क्योंकि उससे शादी करने के लिए उससे बेहतर कोई नहीं है। जाओमू पहले से जानता था कि जब से वो सेक्ट में आया है वह उसके प्योर यान पावर के पीछे नहीं थी, बल्कि सच में उसके अपीयरेंस को पसंद करती थी। यान डेमोनिक सेक्ट की मूजू लिंग, जिसे देखकर कोई नहीं सोच सकता था कि उसका यह साइड भी है। जाओमू ने उसके डाल पकड़ लिए और कहा कि सब ठीक है और उसे वार्न किया कि उसके लिए मरना इतना आसान नहीं है। वह बस नहीं चाहती थी कि उसका फ्यूचर हस्बैंड खतरे में पड़े। उसने उसे अपने साथ आने को कहा और फिर उसे लेकर उड़ने लगी। फ्लाइंग स्वॉर्ड के बिना उड़ना एक टेक्निक है जो सिर्फ सेंट्रल फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स के पास होती है। जामू सोचने लगा कि उसका लेवल क्या है। आखिरकार वे एक जगह पहुंचे और वह उतरी। जामू ने महसूस किया कि वहाँ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है और सोचा कि क्या ये युआन डेमोनिक सेक्ट का सेंट्रल होली लैंड है। मूजू लिंग ने उसे अंदर आने को कहा और अपना घर दिखाया। अंदर उसने बताया कि वह खाली समय में यहाँ रहती है, किताबें पढ़ती है और सोती है। हालांकि वो वहाँ अक्सर नहीं आती। अचानक वो बिस्तर पर गिर गई और पूछा कि वो वहाँ खड़ा क्यों है। वो चाहती थी कि वो उसके साथ रहे। जाओमू ने साफ कहा कि वो कुछ करने की कोशिश न करे क्योंकि उसका सेल्फ कंट्रोल नहीं है। मूजू लिंग ने देखा कि वो बस एक प्लेबॉय है जिसका दिमाग मैसी है। उसने कुछ किताबें उसकी तरफ फेंकी जो स्वॉर्ड कंट्रोल और मिस्टिकल हार्ट ऑफ ची, द आर्ट ऑफ द स्वॉर्ड के बारे में थी। जाओमू ने पूछा कि क्या उसे पता था कि वो स्वॉर्ड कंट्रोल सीखना चाहता है। उसने बताया कि उसने हाल ही में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज ब्रेक थ्रू किया है और वो मार्केट जाकर उसके लिए फ्लाइंग स्वॉर्ड खरीद लाई थी। उसने गेस किया कि वो स्वॉर्ड कंट्रोल सीखना चाहता है। उसने उसे एक फ्लाइंग स्वॉर्ड व्यूअर बताया कि वह 4th क्लास की है और उसका एट्रीब्यूट कोल्ड है। उसने कहा कि वह उसके अंदर प्योर यांग पल्स देख सकती है और यह स्वॉर्ड उसके डेमोनिक फायर को सप्रेस करने के लिए परफेक्ट है। वह उसे पूरे दिन उन चीजों के बारे में सोचने से बचा रही है। जाओमू उसकी सोच देखकर हैरान हो गया। आखिर में उसने उससे कहा कि वह कुछ दिनों तक वही रहे और स्वॉर्ड कंट्रोल की कल्टीवेशन करे जबकि वह उसके बाकी काम संभालेगी। उसने उसे याद दिलाया कि अब जब वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच गया है तो उसे सर्वेंट डिसाइपल रहने की जरूरत नहीं है। वो किसी से कहकर उसका डिसाइपल टोकन अपडेट करवा देगी ताकि वो आउटर सेक्ट लेवल पर आ जाए। उस समय जामू सिर्फ ये जानना चाहता था कि ये लड़की कौन है। उसने साफ कहा कि वो वही है जिससे वो जल्दी या देर से शादी करेगा। मूजू लिंग लॉन्ग गेम खेल रही थी। वह बस जमीन तैयार कर रही थी ताकि बाद में उस पर कुछ बना सके। उसके जाने के बाद जामू को एहसास हुआ कि वह लड़की फ्लर्ट करना अच्छे से जानती है। फिर भी उसे पता था कि इस समय स्वॉर्ड कंट्रोल की कल्टीवेशन सबसे जरूरी है, इसलिए वह तुरंत जमीन पर बैठ गया और कल्टीवेशन शुरू कर दी। कुछ देर बाद वह गिर पड़ा, बहुत थका हुआ और कंफ्यूज महसूस करते हुए। उसने मारो क्लेंजिंग ट्री का इस्तेमाल करके अपनी एप्टीट्यूड इंप्रूव की थी। फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्वॉर्ड कंट्रोल सीखना इतना मुश्किल क्यों है। सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि मारो क्लेंजिंग पिल ने उसकी फिजिकल एप्टीट्यूड को तो इम्प्रूव किया है लेकिन शायद उसकी कॉम्प्रिहेंशन को नहीं बढ़ाया। वह सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसके पास सिस्टम था लेकिन अगर वो कमजोर अंडरस्टैंडिंग की वजह से कल्टीवेशन जारी नहीं रख पाया तो उसे सच में सफर करना पड़ेगा। तभी उसके पास एक बहुत अजीब क्रिएचर दिखाई दिया। उसे देखकर उसे याद आया कि प्रिमोर्डियल यांग को एक तरह का डोनेशन माना जा सकता है, इसलिए उसे लगा कि कॉम्प्रिहेंशन भी शायद सिस्टम रिटर्न ट्रिगर कर सकती है। उसे वह अजीब गोड जैसा क्रिएचर बोर्ड लगा, इसलिए उसने उसे मल्टीप्लिकेशन टेबल सिखाने का फैसला किया। वो क्रिएचर सिर्फ ये सुनकर ही कंफ्यूज्ड हो गया। कुछ ही देर बाद सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसने नॉलेज ट्रांसमिट करके एक डिमोनिक बीस्ट को एनलाइटन किया है, जिससे एक 100 टाइम्स रिटर्न ट्रिगर हुआ। उसकी कॉम्प्रिहेंशन काफी इंप्रूव हो गई, जिससे जाओमू हैरान हो गया क्योंकि ये सच में काम कर गया। उसने फिर से कल्टीवेशन शुरू की और देखा कि अब चीजें बेहतर हो रही है। पहले जो ऑब्सक्योर कुंग-फू टेक्निक्स थी अब उन्हें समझना आसान हो रहा था। फिर भी उसे लगा कि यह एप्टीट्यूड इंप्रूवमेंट इस दुनिया के लिए काफी नहीं है। उसने फिर उस अजीब गोट को देखा और एक और आइडिया आया। उसे लगा कि वो सीखने के लिए ईगर है, इसलिए एक अच्छे टीचर की तरह उसने उसे नया सब्जेक्ट सिखाने का फैसला किया, ज्योमेट्री थ्योरम्स। जैसे ही उसने गोट को कैलकुलेट करना सिखाया, फिर से एक 100 टाइम्स रिटर्न ट्रिगर हुआ। उसकी कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन अब वो मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया था। आगे बढ़ने के लिए उसे एक नए रेल में ब्रेक थ्रू करना होगा। फिर भी वो ज्यादा चिंतित नहीं था। अपनी करंट
कॉम्प्रिहेंशन के साथ वो कल्टीवेशन मेथड्स को बिना किसी समस्या के समझ सकता था। उसने बाजरा फिस्ट, रेड विंड थंडर आर्ट हासिल कर ली और लगभग उस गोट पर इसका इस्तेमाल कर दिया। उसने 6 डेस्टिनीज डिवाइन आर्ट के 3 टैलेंट्स को भी मास्टर कर लिया। ये सभी येलो रैंक टेक्निक्स थी जो उसके करंट लेवल के लिए बहुत पावरफुल थी। उसने इन्हें पूरी तरह याद कर लिया ताकि वो बाद में रिकॉर्ड करके दूसरों के साथ शेयर कर सके। वो सिस्टम का मैक्सिमम यूज करना चाहता था। तभी वह अजीब गोट उसके पास आई जिसके मुंह में एक बोन था। जाओ मू कंफ्यूज हो गया। उसे लगा कि वो उसे बोन देना चाहती है। उसने गोट को प्यार से सहलाया और बोन ले ली, सोचते हुए कि बाद में इससे सूप बनाएगा। लेकिन वो बोन अचानक पर्पल लाइट से ग्लो करने लगी। जाओ मू ने देखा कि उसमें श्वेनमिंग कैल्शियम आर्ट था और उसे यकीन नहीं हुआ कि एक छोटी गोट उसे टेक्निक दे सकती है। वह जमीन पर बैठ गया। सिस्टम ने जनमिंग केओस आर्ट डिटेक्ट किया और वो ऑटोमेटिकली उसे सीख गया। जल्द ही उसे भयानक हेडेक हुआ और वो खून उल्टी करने लगा, जिससे डोमिनिक बीस्ट डर गई। जामू को एहसास हुआ कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म की कॉम्प्रिहेंशन लिमिट तक पहुंचने के बाद वही इस टेक्निक को समझ नहीं सकता। वह सोचने लगा कि ये अर्थली रैंक है या शायद सेलेस्टियल रैंक टेक्निक। तभी मुजोलिंग वहां आ गई। वह जानना चाहती थी कि क्या हुआ। वह उसके पास आई और उसे उठाने की कोशिश की, खुद को दोष देते हुए कि उसने उसे इतनी कठिन टेक्निक दे दी। जामू समझाने की कोशिश कर रहा था कि बात वैसी नहीं है। मुजोलिंग ने कहा कि कल्टीवेशन में जल्दी नहीं करनी चाहिए। उसने उसके लिए खाना तैयार किया था और उसे बच्चे की तरह खिलाने लगी, कहते हुए कि मुंह खोलो। जाओमू ने इस मौके का फायदा उठाया और उसका अटेंशन एंजॉय किया। वह सच में उसकी सेवा कर रही थी। खाने के बाद जाओमू ने उसे एक टेक्निक दी, ये जानने के लिए कि क्या वह उसके काम आएगी। उसने बोन ली और सोचा कि उसने ये टेक्निक कैसे पाई। जाओमू ने बताया कि एक छोटे डिमोनिक बीस्ट ने उसे ये दिया और ये टेक्निक उसके लिए बहुत गहरी है, इसलिए उसने उसे मुजोलिंग को दे दिया। सिस्टम ने उसे 60 बार रिटर्न दिया। साथ ही उसे प्योर यांग श्वेनमिंग आर्ट टेक्निक भी मिली। उसने समय बर्बाद नहीं किया। स्क्रोल देखते ही सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि प्योर यांग श्वेनमिंग आर्ट रेड यांग सेक्रेड बॉडी के साथ कॉम्पेटेबल है। उसने पूछा कि क्या वो इसे तुरंत सीखे, लेकिन जाओमू ने इसे पोस्टपोन कर दिया। उसे नहीं पता था कि इसमें कितना समय लगेगा और वो नहीं चाहता था कि मुजोलिंग को शक हो। लेकिन मुजोलिंग गुस्सा हो गई। उसने गोट को स्टिंकी डॉग कहा और कहा कि उसने उसकी टेक्निक फिर से चुरा ली और लगभग उसके फ्यूचर हस्बैंड को मार दिया। हालांकि जाओमू पूरी तरह जिंदा था। उसने बताया कि अच्छा हुआ जाओमू ने कल्टीवेशन को फोर्स नहीं किया। उसने समझाया कि उसके पास प्योर यांग कॉन्स्टिट्यूशन है और जोमू आर्ट में कैटिक एट्रीब्यूट्स हैं। अगर वो इसे फोर्स करता तो ये उसके प्योर यांग बॉडी से कॉन्फ्लिक्ट कर सकता था। उसके मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो सकते थे और वो तुरंत मर सकता था। जाओमू को समझ आ गया कि वो क्यों फेल हुआ और उसे एहसास हुआ कि उसने गलती से इसे कम कॉम्प्रिहेंशन समझ लिया था। मुजोलिंग ने बताया कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल है और उसके लिए सूटेबल टेक्निक्स बहुत रारे हैं। उसे ऐसे टेक्निक्स इकट्ठा करने के लिए समय चाहिए। उसने ये भी कहा कि उसे पहले बेसिक टेक्निक्स प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस अक्यूमुलेट करना ही सही रास्ता है। जाओमू ने नोटिस किया कि वो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रही है और वो जानना चाहता था कि इसका कैच क्या है। उसे लगा कि ये सब बहुत ऑब्वियस है। मुजोलिंग बस चाहती थी कि वो उसके सामने सरेंडर कर दे। अगर वह उसका दाव कंपेनियन बन जाए तो वह सुनिश्चित करेगी कि युआन डेमनसेक में उसे बेस्ट खाना और ड्रिंक्स मिले और कोई उसे छू भी न सके। अचानक एक शक्तिशाली बीइंग प्रकट हुआ और जोर से चिल्लाया कि ये सब बकवास है। उसकी एनर्जी इतनी भयानक थी कि उसने पूरा घर डिस्ट्रॉय कर दिया। मुजोलिंग जाओमू के लिए चिंतित हो गई। जाओमू ने ऊपर देखा और उस बीइंग की टेरिफाइंग ऑरा महसूस की, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कौन है। मुजोलिंग ये जानना चाहती थी कि उसका मास्टर वहाँ क्यों है, जिससे जाओमू हैरान हो गया। उसका मास्टर थोड़ा कंफ्यूज था, सोच रहा था कि कहीं उसकी मौजूदगी मुजोलिंग की इंटेंशंस को खराब न कर दे। मुजोलिंग ने तुरंत अपने मास्टर को आश्वासन दिया कि वह ऐसा कभी नहीं करेगी। उसका मास्टर उसे बहुत महत्व देता था और चाहता था कि वह सेक्स सेंट बने, लेकिन उसके मास्टर की नजर में मुजोलिंग सही तरीके से कल्टिवेट नहीं कर रही थी और एक सीक्रेट सर्वेंट को साथ लाकर मजे कर रही थी। जाओमू ने देखा कि उसका मास्टर बहुत कॉन्फिडेंट है। उसी समय मुजोलिंग अपने मास्टर के सामने घुटनों पर बैठ गई और माफी मांगी, ये जानते हुए कि उसने गलती की है। उसका मास्टर ये देखकर कि उसने अपनी गलती मान ली है, उसे एक मौका देने को तैयार हो गया। मुजोलिंग को बस अपने हाथों से उस सर्वेंट को मारना था ताकि उसका इमोशनल अटैचमेंट खत्म हो जाए। उसके बाद उसे अपने मास्टर के साथ पर्पल क्लाउड पीक पर जाकर 30 आवर्स के लिए क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाना होगा। ये सुनकर मुजोलिंग शॉक हो गई कि उसके मास्टर ने अपनी स्वॉर्ड जमीन में फेंक दी। मुजोलिंग ने समझाने की कोशिश की कि इसका जाओमू से कोई लेना देना नहीं है, पर इससे उसका दावहार्ट प्रभावित होगा, जिससे उसकी कल्टीवेशन मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उसके मास्टर ने उसकी बात को थ्रेट समझा और दोनों के सामने अपनी शक्ति दिखा दी। जाओमू समझ गया कि उसका मास्टर बहुत स्ट्रिक्ट है और उसने अपनी डिसाइपल को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है और आखिर में दोनों पर हमला कर दिया। मुजोलिंग स्तब्ध रह गई और जाओमू ने उसे सहारा दिया। उससे कहा कि जल्दी से उसकी स्पिरिचुअल पावर अब्सॉर्ब करे। उसके मास्टर ने नोटिस किया कि वह अपनी डिसाइपल में प्योर यांग भेज रहा है और समझ गई कि उसने रेड यांग सेक्रेड बॉडी अवेकन कर लिया है। जाओमू ने इसकी पुष्टि की और कहा कि मुजोलिंग का मास्टर सच में तेज नजर वाला है। उसकी मास्टर ने पहचाना कि रेड यांग सेक्रेड बॉडी बहुत रारे होता है और इसे देखना आसान नहीं होता। अब वह जाओमू में पोटेंशियल देखने लगी। मुजोलिंग
मुजोलिंग को यह नहीं पता था और उसने कहा कि अगर उसे पहले पता होता तो वह उसे बैच से बांधकर उसका ब्लेसिंग लेती, जिससे जाओमू पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। उसके मास्टर ने खासकर उसे याद दिलाया कि वो वहीं मौजूद है। मुजोलिंग ने बिना सोचे बोलने के लिए माफी मांगी और जाओमू ने भी इशारा किया कि लड़की ने बेकार बातें की है। उस समय दोनों को इस इंसिडेंट को भूल जाना था। मुजोलिंग की खातिर उसकी मास्टर उस दिन जाओमू की जान छोड़ने के लिए तैयार हो गई। वो मुजोलिंग को अपने साथ ले गई और बताया कि जाओमू को नसेंट सोलरम तक पहुंचने से पहले आउटर सेक्ट में लौटना होगा और तब तक मुजोलिंग को ढूंढना नहीं चाहिए। जाओमू डर गया क्योंकि उसे पता था कि ये सेंट सिर्फ एक थॉट से उसकी जान ले सकती है। उसे यकीन हो गया कि उसे और मजबूत बनना होगा। सीने सर्वेंट्स क्वार्टर्स में शिफ्ट हो गया। जाओमू वहां पहुंचा। यह सफर खतरनाक था, लेकिन उसे एक हाई लेवल अर्थ कल्टीवेशन टेक्निक और एक 4th लेवल फ्लाइंग स्वॉर्ड टेक्निक मिल गई। बैठकर उसने सिस्टम की मदद से टेक्निक सीखनी शुरू की। सिस्टम की कल्टीवेशन स्पीड बहुत तेज थी। उसे लगा कि ये प्योर यांगसुआन मिंग आर्ट और रेड यांग सेक्रेड बॉडी के कॉम्बिनेशन की वजह से है। फिर सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि आसपास हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी इनसफिशिएंट है और पूछा कि क्या वो कल्टीवेशन के लिए एनर्जी अब्सॉर्ब करना चाहता है। उसने हाँ कहा और अचानक कई स्पिरिचुअल स्टोन्स प्रकट हो गए जो एनर्जी छोड़ रहे थे। उसने पूरा दिन इसी में बिताया और रात तक कल्टीवेशन जारी रखी। आखिर में उसने देखा कि उसके पास जो लगभग 70,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स थे वे सब खत्म हो गए। लेकिन उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह एक ही रात में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 3rd लेयर तक पहुंच गया था। एक बात उसे पक्की पता थी, उसे जल्दी पैसा कमाने का तरीका ढूंढना होगा। जैसे ही वह बाहर निकला कुछ लोग वहां खड़े थे। उनमें से एक सर्वेंट डिसाइपल था जिसका नाम हु चैंग था और वह ची रिफाइनमेंट के 2 लेयर्स पर था। उसने जाओमू से कहा कि उसने सुना है कि उसे चुजियारान से काफी बेनिफिट्स मिले हैं और वह इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहता है। जाओमू को तुरंत हु चैंग याद आ गया जो अपनी थोड़ी सी पावर के दम पर लोगों को डराता था और महिलाओं पर हावी रहता था, बिल्कुल एक टायरेंट की तरह। जो भी उसके खिलाफ जाता अपनी जान गंवा देता। उसी समय जाओमू ने पूछा क्या हु चैंग ने बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स जमा कर रखे हैं क्योंकि वह पूरे दिन दूसरों से चोरी करता रहता है। यह सुनकर हु चैंग बहुत गुस्सा हो गया और जाओमू पर हमला करने के लिए तैयार हो गया, सोचते हुए कि वह लड़ाई चाहता है। जाओमू ने आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लिया और कहा कि वह बहुत स्लो है और इस तरह वह कभी हिट नहीं कर पाएगा। फिर जाओमू ने उसे दिखाया कि कैसे लड़ना चाहिए और उसके चेहरे पर एक जोरदार वार किया। हु चैंग के हेंचमैन ये देखकर घबरा गए और उसे चेक करने लगे। गुस्से में हु चैंग ने पूछा कि क्या वे जाओमू से बात कर रहे हैं क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जाओमू फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म तक पहुंच गया है। जाओमू को उम्मीद नहीं थी कि यह इतना ऑब्वियस होगा। हु चैंग ने अपने लोगों को साथ में हमला करने को कहा। दोनों आदमी जाओमू की तरफ बढ़े, कॉन्फिडेंट होकर कि वे उसे हरा देंगे। जाओमू ने आसानी से उनके अटैक्स डॉज कर दिए। बाकी लोग ये देखकर हैरान थे कि वह इतनी जल्दी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच गया। एक स्पेक्टेटर ने जाओमू के लिए चीयर भी किया। जाओमू ने अपनी उंगली में पावर कॉन्सेंट्रेट की और एक हेंचमैन को हवा में उड़ा दिया। अचानक हु चैंग एक टाइगर में ट्रांसफॉर्म हो गया और तेज गति से जाओमू पर झपटा, उसे खत्म करने के इरादे से, लेकिन वह एक भी हिट नहीं कर पाया। जाओमू ने उसे इतनी ताकत से मारा कि वह कई मीटर दूर जा गिरा और एक दूसरे आदमी पर गिरकर रुका। गुस्से में उसने फिर से जाओमू को धमकी दी, लेकिन जाओमू उससे भी तेज था और टाइगर के ऊपर खड़ा हो गया, अपने पैरों के पंजों पर बैलेंस करते हुए। फिर उसने जोर से उस टाइगर आदमी पर पैर रखा और उसे पूरी तरह चुप करा दिया। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे जैसे उसने उनकी सारी फ्रस्ट्रेशंस खत्म कर दी हों। जाओमू ने सबको एक मोमेंट देने को कहा और जल्दी से हु चैंग की पॉकेट से एक बैग निकाल लिया। उसमें वही स्पिरिचुअल स्टोन्स थे जो हु चैंग ने चुराए थे। जाओमू ने कहा कि वह सब स्टोन्स उनके असली मालिकों को वापस करेगा। उसने स्टोन्स भीड़ की तरफ फेंकने शुरू किए और लोग बहुत खुश हो गए, उसे लंबी उम्र की दुआ देने लगे। स्टोन्स हर तरफ उड़ने लगे जैसे कोई मिरेकल हो। सिस्टम ने नोट किया कि उसने 9,000 से ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स डोनेट किए हैं और उसे 1000 टाइम्स रिटर्न मिला, यानी 9 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। जाओमू समझ गया कि अब उसके पास लंबे समय तक स्टोन्स की कमी नहीं होगी। फिर उसने वांग चैन को ढूंढा और कहा कि जब से वह सेक्ट में आया है वांग चैन ने उसका ख्याल रखा है, इसलिए वह उसे गिफ्ट देना चाहता है। वांग चैन ने देखा कि वह ची रिफाइनमेंट पिल है और वह इतना वैल्यूएबल आइटम लेने से मना कर दिया, लेकिन जाओमू ने ध्यान नहीं दिया और समय बचाने के लिए पिल सीधे उसके मुंह में डाल दी। सिस्टम ने उसे 100 टाइम्स रिवॉर्ड दिया और उसे 2nd ग्रेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल मिली। उसी समय वांग चैन ने खांसा और कहा कि जाओमू अभी शुरुआती स्टेज में है और हु चैंग और नी टी जैसे लोग खतरा है। उसने जाओमू को सलाह दी कि वह आउटर सेक्ट ज्वाइन कर ले, जहां उसे जल्दी सपोर्ट मिल जाएगा। जाओमू ने यह मान लिया।
सीन आउटर सेक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन हॉल में शिफ्ट हो गया। पास ही एक आदमी एक कोल्ड्रन के पास खड़ा था जो तेज आग से गिरा हुआ था। उस आदमी का नाम जांग डिंग कुन था और वह आउटर सेक्ट का मैनेजर था। जाओमू अंदर गया और उसे ग्रीट किया। जांग डिंग कुन ने हाथ हिलाया और अचानक कोल्ड्रन पलट गया, जिससे वह जोर से चिल्लाया। जाओमू घबरा गया, धूल उड़ने लगी और जांग डिंग कुन ने जाओमू को दोष दिया कि उसने उसे डिस्टर्ब किया और पिल रिफाइनमेंट खराब कर दी और उसे वहां से जाने को कहा। जाओमू समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। उसे साफ दिख रहा था कि मैनेजर ने जानबूझकर पिल रिफाइनमेंट खराब की है। तापमान देखकर उसे समझ आ गया कि वह असली पर्पल ची पिल बना ही नहीं रहा था। उसे समझ नहीं आया कि जांग डिंग कुन उसके लिए मुश्किल क्यों पैदा कर रहा है और उसने सोचा कि शायद कोई उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। ये देखकर कि जाओमू अभी तक नहीं गया, जांग डिंग कुन ने कहा कि वह चाहता है कि वह जल्दी चला जाए। जाओमू ने शांत तरीके से मैनेजर से कहा कि वह इम्पेशेंट न हो। उसने 50,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स भी दिखाए, उम्मीद करते हुए कि मैनेजर उन्हें मुस्कान के साथ स्वीकार करेगा। जांग डिंग कुन इतने सारे बैग्स में स्टोन्स देखकर हैरान रह गया और उसने अपनी चाय तक उगल दी। जल्द ही उसे समझ आ गया कि जाओमू आउटर सेक्ट डिसाइपल का आइडेंटिफिकेशन प्लैक बनवाने आया है और उसने कहा कि वह इसे तुरंत हैंडल करेगा। जाओमू को लगा कि शायद वह मैनेजर को परेशानी में डाल रहा है, इसलिए उसने पूछा कि कौन उसे आउटर सेक्ट डिसाइपल बनने से रोकने की कोशिश कर रहा है। जांग डिंग कुन ने कहा कि वह सिर्फ पैसे लेकर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है और कभी भी किसी को बिट्रे नहीं करेगा। जाओमू समझ गया और उसने और भी बैग्स ऑफ स्पिरिचुअल स्टोन्स दे दिए, पूछते हुए कि क्या यह काफी है। जांग डिंग कुन चौंक गया, खांसने लगा और जाओमू को पास आने का इशारा किया। स्टोन्स और डस्ट से उसने जमीन पर एक फॉक्स बनाया। जाओमू तुरंत समझ गया कि इसके पीछे चुजियारैन है। उसका आउटर सेक्ट में बहुत ऊंचा स्टेटस था और उसके स्पाइज हर जगह थे। अगर वह वहां घूमता रहा तो जल्दी ही चुजियारैन उसे पकड़ लेगी। जाओमू ने मैनेजर को जानकारी के लिए धन्यवाद दिया और जांग डिंग कुन ने साफ कहा कि उसने कुछ भी नहीं बताया। सीन जाओमू के फ्लाइंग सोर्ड पर सवार होने पर शिफ्ट हो गया। उसने सोचा कि वह सिर्फ लूची के पास जा सकता है, इसलिए उसने तय किया कि वह कुछ समय उसके घर में छिपेगा ताकि ध्यान आकर्षित न हो। जब वह पहुंचा उसने देखा कि कई लोग लूची के कमरे से निकल रहे हैं, जिससे उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उनमें लोंगथियान शैंग भी था जो युआन डीमन सेक्ट से था और सेलेस्टियल प्राइड में 5th रैंक पर था, और लिu हाई कोंग भी था जो युआन डीमन सेक्ट के 12 एल्डर्स में से एक था। लिu हाई कोंग ने कहा कि अब जब उसकी ग्रैंड डॉटर लूची को फॉर्मेशन तक पहुंच गई है तो उनकी मैरिज अलायंस तय कर देनी चाहिए। लोंगथियान शैंग ने कहा कि जैसे ही वह उस साल के ग्रेट हंटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस जीत लेगा वह उससे शादी करेगा। लिu हाई कोंग इस शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जाओमू ने देखा कि लोंगथियान शैंग पास ही है, फिर भी वह लूची के पास गया ये देखने के लिए कि वह अंदर है या नहीं। जैसे ही लूची ने उसे देखा वह खुश हो गई। उसने पूछा कि क्या लोंगथियान शैंग शादी की बात करने आया था। वह उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती थी और उससे नफरत करती थी। उसने जाओमू का हाथ पकड़ लिया और पूछा कि वह उससे मिलने क्यों आया है। जाओमू ने कहा कि यह सब उस कर्स्ड फॉक्स की वजह से है जिसने उसे आउटर सेक्ट में जाने से रोक दिया। लूची को यह सुनना पसंद नहीं आया और उसने उसे पेशेंट रहने को कहा। वह कोर फॉर्मेशन तक पहुंच चुकी थी और कुछ दिनों में जियारान को चैलेंज करने वाली थी। उसे पूरा विश्वास था कि वह इतनी जल्दी कोर फॉर्मेशन तक उसकी वजह से पहुंची है। वह जाओमू की गोद में बैठ गई और उसने वार्निंग दी कि वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी पावर रेड यांग है, लेकिन वह चाहती थी कि वह खुद को रोके नहीं। वह चाहती थी कि वह उसकी कल्टिवेशन में मदद करे। आखिर में वे दोनों लेगो पीसेस असेंबल करने लगे, इवन लोंगथियान शैंग के मौजूद होने के बावजूद। सीन फिर जाओमू के जागने पर शिफ्ट हो गया। सिस्टम ने बताया कि उसके रेड यांग पावर पर उसे 500 टाइम्स रिटर्न मिला है, जो उसे कम लगा। सिस्टम ने समझाया कि जाओमू को लूची ने कई बार हार्वेस्ट किया है, इसलिए रिटर्न रिवॉर्ड कम हो गया है। उसे समझ आ गया कि एक ही इंसान पर ज्यादा इन्वेस्ट करने से मल्टीप्लायर कम हो जाता है। उसने सोचा कि बेहतर होगा कि वह कुछ सीनियर सिस्टर्स के साथ कल्टिवेशन करे ताकि सिस्टम का मल्टीप्लायर बढ़े, लेकिन उसने सोचा कि यह बाद में देखेगा। वह तुरंत बैठ गया और अपने स्पिरिचुअल स्टोन्स का इस्तेमाल करके कल्टिवेशन बढ़ाने लगा और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के 4th लेयर तक पहुंच गया, जो उसके लिए अजीब था क्योंकि वह अभी 5th लेयर तक नहीं पहुंचा था। उसे यह भी समझ आया कि उसके सेक्रेड बॉडी के रिसोर्सेज कंज्यूम करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए उसे लगातार रिसोर्सेज इकट्ठा करने होंगे। अचानक उसने एक फिगर को गुजरते हुए उसने खिड़की खोली और देखा कि सामने खड़ी है। वह बहुत एम्बैरेस्ड हो गया। सेंट ने कि वह उसे जिशुअन कह सकता है। जब ऑकवर्ड होकर यह समझना चाहता था कि वह यहाँ क्यों आई है। उसने थोड़ी सोच में लग रही थी। उसने उसके एब्डोमेन को छुआ और कहा कि उसकी प्योर यांग पावर चाहती है कि वह अपनी कल्टिवेशन में मदद कर सके। जामू समझ नहीं पाया और उसे दूर धकेलते हुए कहा कि हम जाकर
करना बंद करे। उसने कहा कि हार्वेस्टिंग टेक्निक्स लेटर स्टेजेस में स्लो हो जाती है, इसलिए उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं है। जिक्शुआन गुस्सा हो गई और उसे दीवार पर फेंक दिया। जाओ मू ने उसकी टेरिफाइंग स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस की। जिक्शुआन ने कहा कि वह बेकार की बातें बंद करे और बस बताए कि वह मदद करेगा या नहीं। जाओ मू ने सोचा कि ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं, लेकिन मन में उसने तय किया कि मौका मिलने पर वह उसे पछाड़ देगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी कल्टीवेशन में सही तरीके से मदद कैसे करे। जिक्शुआन ने कहा कि वह ऐसे सवाल न पूछे जो उसे नहीं पूछने चाहिए, और फिर एक पोर्टल बना दिया। सीन पर्पल हेवन केव रेजिडेंस में शिफ्ट हो गया। जिक्शुआन उसे पोर्टल से वहां ले आई और कहा कि वह उसका फॉलो करे। उसने बताया कि यह पर्पल हेवन केव है जहां वह अकेले कल्टीवेशन करती है ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब न कर सके। जाओ मू तुरंत अपनी पैंट्स ठीक करने लगा, जैसे वह कंफ्यूज्ड हो गई कि वह क्या कर रहा है। उसने कहा कि वह कोऑपरेशन शुरू करना चाहता है, लेकिन जिक्शुआन ने साफ कहा कि उसे उसकी जरूरत नहीं है। उसने कहा कि उसके पास अपने तरीके हैं। जाओ मू ने इसे ऐसे समझा कि उसे खुद इनिशिएटिव लेना पसंद है, लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। सेंट जिक्शुआन ने तुरंत उसे बांध दिया और आदेश दिया कि वह अपनी आंखें और मुंह तुरंत बंद करे। उसने कहा कि वह उसकी कल्टीवेशन में मदद करे, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। अचानक उसने उसे पानी में फेंक दिया और कहा कि वह बाथ ले। उसके बाद जाओ मू को लगा कि वह सपना देख रहा है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही जिक्शुआन ने उसे चुप रहने को कहा और उसे एक टेबल पर फेंक दिया। वह पूरी तरह बिविल्डर्ड था। उसने नहीं सोचा था कि सेंट इतनी फोर्सफुल होगी और आखिर में वह रेजिस्ट नहीं कर पाया। अचानक उसे अपने चेहरे पर कुछ महसूस हुआ और उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वह जानना चाहता था कि उसकी सेंट कहाँ है। उसके ऊपर दो ह्यूमनॉइड क्रीचर्स थी। बाईं तरफ अनलिली थी और दाईं तरफ अनयुअन। उसके रिएक्शन को देखकर वे समझना चाहती थी कि क्या गलत है। यहाँ तक कि उन्होंने सोचा कि क्या वे उसके लिए अट्रैक्टिव नहीं है। वे दोनों जिक्शुआन द्वारा बनाई गई पपेट्स थी और उनका काम उसके रेड यांग पावर को कलेक्ट करना था। उन्होंने कहा कि यह प्रोसेस 2 आवर्स में खत्म होगा और उसे पूरा कोऑपरेट करना होगा, जिससे जाओ मू इरिटेट हो गया। सेंट ने खुद की जगह टूल्स ढूंढ लिए थे। यह प्रोसेस 2 आवर्स तक चला। जाओ मू को इरिटेशन हुआ और उसे लगा कि जिक्शुआन उसे इग्नोर कर रही है। गुस्से में उसने एक पपेट को फेंक दिया और कहा कि वह अपनी स्ट्रेंथ दिखाए। दूसरी पपेट गुस्सा हो गई, उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि वह उसकी सिस्टर के साथ धीरे पेश आए। जाओ मू पूरी तरह कंफ्यूज था। आवाज सुनकर जिक्शुआन ने सिर्फ इतना पूछा कि जाओ मू कब खत्म करेगा, और उसे बैस्टर्ड कहा। दोनों कैट गर्ल पपेट्स पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो गई थी। जाओ मू पानी में गया रिलैक्स करने के लिए और देखा कि हॉट स्प्रिंग उसकी पावर को बढ़ा रहा है। इतनी मेहनत के बाद भी वह स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा था। उसने देखा कि दोनों पपेट्स उठकर अपनी मास्टर के पास गई, पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्होंने डिले के लिए खुद को दोषी माना और मौत के लिए तैयार थी, लेकिन जाओ मू को टायरेंट कहा। जिक्शुआन ने उन्हें ब्लेम नहीं किया क्योंकि उसने सब देखा था। उसने कहा कि वे रेड यांग लिक्विड वहीं छोड़ दें और नीचे जाकर खुद को रिपेयर करे। फिर जिक्शुआन जाओ मू के पास आई। जाओ मू ने सोचा कि शायद उसका परफॉर्मेंस खराब था। उसने कहा कि ठीक ठाक था और एक बैग उसकी तरफ फेंक दिया, बताते हुए कि यह उसका रिवॉर्ड है। जाओ मू खुश हो गया क्योंकि उसमें 10 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने उसे 4 बॉटल्स हाई क्वालिटी फाउंडेशन भी दी। उसने पूछा कि वह क्या कर रहा था और क्या वह कहीं गया था। जाओ मू ने कहा कि अगर वह रेड यांग पावर अब्सॉर्ब करना चाहती है तो ड्यूल कल्टीवेशन से बेहतर इफेक्ट मिलेगा। जिक्शुआन के गाल लाल हो गए और उसने पोर्टल खोल दिया। उसे देखना भी नहीं चाहती थी। जाओ मू कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक वह खुद को वापस लूची के घर में पाया। उसे समझ आ गया कि सेंट के मेथड्स सच में अनफैथमेबल है। अचानक सिस्टम पैनल ने दिखाया कि उसने बहुत ज्यादा रेड यांग पावर कंट्रीब्यूट की है, जिससे उसका सेक्रेड रेड यांग बॉडी काफी इंप्रूव हो गया है। वह तुरंत बैठ गया और समझ गया कि उसने पहले जो सोचा था वह सही था। अलग अलग लोगों के साथ स्विच करने से सिस्टम रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है। उसे लगा कि अब जब सेंट को उसकी जरूरत है तो सेक्ट में उसकी पोजीशन मजबूत हो जाएगी। सीन जिक्शुआन पर शिफ्ट हुआ, जो एक ट्रे पकड़े देख रही थी और उम्मीद कर रही थी कि जाओ मू का रेड यांग उसे निराश नहीं करेगा। उसे पहले का सब याद आया और वह नहीं चाहती थी कि ये थॉट्स उसकी कल्टीवेशन को अफेक्ट करे। दोनों पपेट्स ये सब देख रही थी और सोच रही थी कि क्या जाओ मू के रेड यांग लिक्विड का सेंट पर कोई साइड इफेक्ट है। अगले दिन एक ग्रे हेयर्ड लड़की उठी। यहाँ एक एरर था। लूची का अपीयरेंस अचानक बदल गया।
उसने जामू को जमीन पर बैठा देखा, अपनी पावर कंसंट्रेट करते हुए। उसने नोटिस किया कि वह जल्दी उठकर कल्टीवेशन कर रहा है और भी डिलिजेंट हो गया है। जामू ने कहा कि उसे अचानक इंस्पिरेशन मिला है। लूची ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब जब उसका रेल्म बढ़ गया है तो वह उसके साथ हेवनली रोड क्लाइंब क्यों नहीं करता। सीन स्काई रोड पर शिफ्ट हुआ, जो युआन डीमन सेक्ट का एक एंशिएंट सीक्रेट रेल्म है। इस जगह के 12 लेयर्स हैं। आमतौर पर जो लोग 3rd लेयर तक पहुंच जाते हैं वे आउटर सेक्ट सेलेस्टियल प्राइड रैंकिंग के टॉप 100 में आने के योग्य होते हैं, क्योंकि 3rd लेयर से कोर फॉर्मेशन स्टेज में पावरफुल डीमंस दिखाई देने लगते हैं। इस समय लूची ने नोटिस किया कि चूजिया रैन, जो 9th रैंक पर है, कुछ समय के लिए 4th लेयर को भी सेंस कर सकती है। जामू ने उसे वार्न किया कि उसे ये सब उसके लिए करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लूची ने कहा कि यह सिर्फ उसके लिए नहीं है, दोनों को फायदा होगा। लोग कहते हैं सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाली कल्टिवेटर है, लेकिन लूची इससे सहमत नहीं थी। वह देखना चाहती थी कि ह्यूमंस और डीमंस में कौन बेहतर है। हालांकि युआन डीमंस दोनों को बराबर मानते हैं, फिर भी राइवलरी मौजूद है। जामू थोड़ा इरिटेट हो गया और कहा कि वह भी आउटर डिसिपल है, इसलिए चलना चाहिए। वे पोर्टल के पास पहुंचे और देखा कि कुछ लोग 3rd लेयर में फेल होकर बाहर आ रहे हैं। मॉन्स्टर्स को हराना आसान नहीं था। सबने न्यूटाई को ग्रीट किया, जिसकी रैंकिंग बढ़ गई थी। लोग सोच रहे थे कि वह इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। उसने कहा कि यह उसकी टैलेंट और मेहनत का नतीजा है। वह 79 रैंक पर था। तभी जुजान वहां आई। उसने कहा कि उसकी कल्टीवेशन इंप्रूव करने में मदद की थी और अब वह उससे अपना काम पूरा करने की उम्मीद करती है। न्यूटाई ने तुरंत मिलिट्री स्टाइल में जवाब दिया और कई बार कंफर्म किया। उसी समय जामू और लूची वहां पूछा कि क्या लूची सच में जैसे सॉफ्ट राइस के साथ स्काई रोड चढ़ेगी। लुचाई ने कहा कि उसने सुना है कि न्यूटी को इसी सॉफ्ट राइस ने हराया था। यह सुनकर वह गुस्सा हो गया और कहा कि वह सिर्फ सरप्राइज अटैक था। जामू और लुचाई आगे बढ़ गए और जामू ने कहा कि हारा हुआ आदमी खुद को एक्सपोज ना करे। यह सुनकर न्यूटाई और गुस्सा हो गया। उसने जमीन पर मुक्का मारा और पत्थर जामू की तरफ उछाल दिए, लेकिन जामू ने लूची को प्रोटेक्ट किया। न्यूटाई ने एक आइटम जमीन पर फेंका जिससे एक रेड शील्ड बन गया और उसने जामू को चैलेंज दिया। जामू को यह सब मजाक लगा। लूची वरीड हो गई और कहा कि वह चैलेंज एक्सेप्ट ना करे क्योंकि उसकी कल्टीवेशन अभी पर्याप्त नहीं है। जामू ने उसे रीअश्योर किया और कहा कि वह अपनी लिमिट्स जानता है। फिर उसने न्यूटाई से कहा कि वह अनोइंग है और उससे एक और बेट लगाने को कहा। न्यूटाई मान गया और कहा कि अगर वह हारा तो वह सेकंड टियर फ्लाइंग सोर्ड वापस देगा। जामू ने अपने स्टोरेज रिंग को स्टेक के रूप में रखा। चैलेंज ऑफिशियल हो गया और लोग एक्साइटेड हो गए। लोग बातें करने लगे कि जामू का प्योर यंग कॉन्स्टिट्यूशन है और कई कल्टीवेटर्स उसके कांटेक्ट में आ चुके हैं। पुरुष उससे जेलस हो गए। लूची को यह सुनना पसंद नहीं आया। तभी चुजियारान ने कहा कि जब वह उसे हार्वेस्ट करती थी तब वह डिस्ट्रैक्टेड रहता था, लेकिन अब उसे पता चला कि उसकी लूची जैसी गर्लफ्रेंड है। फिर भी उसने कहा कि यह अच्छा है। उसने कहा कि जो पक्षी ऊंचा उड़ना चाहता है उसका अंत अपने ही हाथों मरने में होता है। उसकी बात थोड़ी क्रेजी थी। चुजियारान ने न्यूटाई से कहा कि वह पूरी ताकत से लड़े, चाहे लाइफ या डेथ कुछ भी हो। वह नहीं चाहती थी कि वह यह मौका वेस्ट करे। न्यूटाई ने वादा किया कि वह उसे निराश नहीं करेगा। इसके बाद न्यूटाई ने अपनी स्ट्रेंथ दिखानी शुरू की और अपने ओपोनेंट की तरफ बढ़ा। लूची बहुत ज्यादा वरीड थी और चाहती थी कि जाओमू सावधान रहे। न्यूटाई उछलकर जाओमू पर हमला करने गया, लेकिन जाओमू बैरली हिला। अचानक डस्ट उठने लगी। लोगों को उम्मीद थी कि न्यूटाई जीतेगा क्योंकि वह पहले से ही अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता था और हाल ही में उसकी कल्टीवेशन भी बड़ी थी, जिससे वह टॉप 100 आउटर सेक्ट स्पेशलिस्ट बनने लायक था। सबको लगा कि जाओमू खत्म हो गया है। शायद ये सबसे जल्दी खत्म होने वाला ड्यूल होगा। अगर न्यूटाई अपनी पावर को कंट्रोल नहीं करता तो जाओमू की जान सच में खतरे में पड़ सकती थी। चुजियारान चाहती थी कि सब लोग ध्यान से देखें कि उसके खिलाफ जाने वालों का क्या हाल होता है। लूची उस कर्स्ड फॉक्स पर बहुत गुस्सा थी। चुजियारान ने बिना झिझक कहा कि अगर जाओमू एक अच्छा डॉग होता तो शायद थोड़ा और जी पाता, लेकिन जल्द ही उसने लोगों की बातें सुनी और समझ नहीं पाई कि जाओमू ने अटैक को कैसे ब्लॉक किया। ज्यादातर लोग इसे कोई ट्रिक मान रहे थे। ये सीन सभी के लिए बहुत अमेजिंग था। प्योर यंग कॉन्स्टिट्यूशन सबको बहुत पावरफुल लग रहा था। जाओमू बस अपने डिफेंस से न्यूटाई को पकड़कर खड़ा था, उसके हॉर्न्स को रोककर, जो एक हॉर्न्ड मैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। न्यूटाई भी सोच रहा था कि यह कैसे संभव है। जाओमू ने कहा कि शायद न्यूटाई ने आज कुछ खाया नहीं है,
क्योंकि उसने कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई। चुजियारान ने न्यूटाई को इडियट कहा और उसे तुरंत वह पिल लेने का आदेश दिया जो उसने दी थी। न्यूटाई इरिटेट हो गया और कांपने लगा, लेकिन उसने कहा कि वह सिर्फ उसके आदेश पर ऐसा कर रहा है। उसने जल्दी से पिल निगल ली और उसे इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ मिल गई। जाओ मू को भी थोड़ा पीछे हटने की जरूरत महसूस हुई। न्यूटाई चाहता था कि जाओ मू उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म देखे, माइनोटोर फॉर्म, जिससे उसके हॉर्न्स और बड़े हो गए। लेकिन जाओ मू के लिए वह सच में एक बुल बन गया था। लूची ने साफ कहा कि चुजियारान बहुत डिस्पिकेबल है क्योंकि उसने डूल में चीटिंग की। चुजियारान ने कहा कि यह चीटिंग नहीं है क्योंकि डिमोनिक स्पिरिट पिल डीमन ब्लड लाइन की पावर को टेम्परेरीली बढ़ाता है। यह सभी डीमंस की इनेट पावर होती है और पिल बस उसे थोड़े समय के लिए एक्सेलरेट करता है। बुल जाओ मू को मारने के लिए तैयार था और वह उसके शरीर को भी इंटैक्ट नहीं छोड़ना चाहता था। वह इनक्रेडिबल स्पीड से जाओ मू की तरफ दौड़ा। लोगों ने देखा कि न्यूटाई इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि उसे ट्रैक करना भी मुश्किल था, लेकिन जाओ मू ने हंसते हुए उसका अटैक डॉज कर लिया। उसे सिर्फ हाथ पर एक छोटा कट लगा जो अटैक से नहीं बल्कि विंड प्रेशर से हुआ था। अचानक बुल दीवार से टकरा गया और एक शॉकवेव बनी जिससे सभी हैरान हो गए। इससे पता चला कि डीमंस की फिजिकल स्ट्रेंथ इंसानों से कितनी ज्यादा होती है। न्यूटाई ने खुद को संभाला और कहा कि वह इस बार जाओ मू को भागने नहीं देगा और फिर से हमला किया। जाओ मू ने माना कि उसके ओपोनेंट की स्ट्रेंथ कम नहीं है, लेकिन उसे हराने के लिए काफी नहीं है। जाओ मू ने एक पंच मारा जो सीधे न्यूटाई के हॉर्न पर लगा और उसे तोड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका पंच बुल के चेहरे पर भी लगा और न्यूटाई कई मीटर्स दूर जाकर गिरा। वह भारी था, इसलिए जमीन का बड़ा हिस्सा टूट गया। चुजियारान ये सब देख रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसे संभव है। जाओ मू ने न्यूटाई को एक ही मूव में हरा दिया। चुजियारान को समझ नहीं आया कि डीमन फॉर्म में आने के बाद भी जाओ मू ने उसे इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। वह सोच रही थी कि क्या प्योर यंग कॉन्स्टिट्यूशन सच में इतना पावरफुल है। उसे यह भी समझ नहीं आया कि जाओ मू ने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज कब अचीव किया। नो, क्योंकि उसका पंच न्यूटाई से भी ज्यादा पावरफुल था। लूची जाओ मू के पास आई और उसकी तारीफ की, कहा कि उसने बहुत अच्छा किया और उससे यही उम्मीद थी। जाओ मू ने कहा कि बहुत लोग देख रहे हैं। चुजियारान इरिटेटेड हो गई और उसने अपने हेंचमैन को कहा कि वे न्यूटाई को वहां से ले जाएं। जाओ मू ने सबको रुकने के लिए कहा। न्यूटाई के हेंचमैन डर गए क्योंकि उनका बॉस ऑलरेडी हार चुका था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जाओ मू क्या करने वाला है। वे ट्रॉमेटाइज्ड थे और सोच रहे थे कि अब उनकी पिटाई होगी। जाओ मू ने एक बैग ऑफ स्पिरिचुअल स्टोन्स निकाला और कहा कि वह एक काम इंसान है। उसने 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स दिए और कहा कि इसे बुल के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल करे। न्यूटाई के हेंचमैन को लगा कि जाओ मू बहुत एरोगेंट है क्योंकि वह उनके बॉस को इंसल्ट कर रहा था, लेकिन वे मार खाने के बदले 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स लेने के लिए तैयार थे। जाओ मू का पाउच दिखाना उसे और भी इम्प्रेसिव बना रहा था। तभी सिस्टम ने दिखाया कि उसे 100 टाइम्स रिटर्न मिला है। वह ये सब काइंडनेस से नहीं कर रहा बल्कि अपने फायदे के लिए कर रहा था। फिर भी वह सिर्फ 100 टाइम्स रिटर्न से सेटिस्फाइड नहीं था और ज्यादा ग्रीडी हो रहा था। चुजियारान उसके पास आई क्लैप करते हुए और कहा कि उसने सब कुछ बहुत अच्छा किया। उसने कहा कि यही उम्मीद थी उस आदमी से जिसे वह प्यार करने लगी है और एक कॉन्क्यूबाइन होने के बावजूद वह उसे और ज्यादा पसंद करने लगी है। उसने प्रैक्टिकली उसे आदेश दिया कि वह उसी वक्त उसके पास लौट आए और वादा किया कि वह उसकी हर इच्छा पूरी करेगी उसके चेहरे को छूते हुए। लेकिन जाओ मू नाइव नहीं था। उसने तुरंत उसका हाथ हटा दिया और साफ कहा कि वह इसके लायक नहीं है। उसकी ये बात सुनकर वह गुस्से से भर गई। उसने तुरंत अपनी स्ट्रेंथ दिखानी शुरू कर दी और लूची ने भी अपनी पावर दिखानी शुरू कर दी। वह दोनों के पास आई और चुजियारान को चेतावनी दी कि जाओ मू कोई बर्डन नहीं है जिसे इस्तेमाल करने के बाद वह आसानी से छोड़ दे। उसने चुजियारान की तरफ इशारा किया और पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया। उसने कहा कि वह सेलेस्टियल रोड क्लाइंब को चैलेंज करेगी, अपनी रैंकिंग को पार करेगी और सीधे चुजियारान को चैलेंज देगी। उसने साफ कहा कि चुजियारान ने जाओ मू के साथ जो भी किया है उसका पूरा हिसाब लिया जाएगा। ये कहकर दोनों ने उसकी तरफ पीट कर ली और सीधे पोर्टल की ओर बढ़ गए। जाओ मू खुश हुआ और उसने लूची से कहा कि उसने जो चुजियारान से कहा वह बहुत इम्प्रेसिव था। लूची को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह सच में चाहती थी कि वह सब समझे। जैसे ही वे दोनों पोर्टल के अंदर गए, चुजियारान और ज्यादा इरिटेटेड हो गई। वह बिल्कुल भी लूची और जाओ मू के लिए चीजें आसान नहीं करना चाहती थी। पास के लोग कहने लगे कि चुजियारान और लूची दोनों जाओ मू के लिए लड़ रही हैं और उसे लकी बता रहे थे। इससे लोगों में जेलसी बढ़ गई। न्यू आओ भी वहां था और उसने पूरा सीन देखा। सीन शिफ्ट हुआ डीमन सेक्ट के होली लैंड 9 ड्रैगन सोर्ड्स माउंटेन पर। लोंग टियानशांग वहां कल्टीवेशन कर रहा था। अचानक उसने आंखें खोली और किसी की प्रेजेंस महसूस की। उसने एक हल्की सी मूव की और एक पत्थर को ऐसे काट दिया जैसे क्यूकम्बर हो।
उसे लगा कि उसका खाता वहां आया और कहा कि उसके पास रिपोर्ट है। उसने बताया कि रूमर फैल रहा है कि लूची और चुजियारान एक हैंडसम लड़के के लिए लड़ रही हैं। ये लोंग तियानशांग की रेप्यूटेशन खराब कर सकता है और वह गुस्सा हो गया कि न्यूआओ ने उसे ऐसी छोटी बात के लिए डिस्टर्ब किया। उसने न्यूआओ को अटैक करने की धमकी दी, जिससे वह कांपने लगा। न्यूआओ ने तुरंत माफी मांगी और जाने लगा, लेकिन लोंग तियानशांग ने उसे रुकने को कहा। न्यूआओ रुक गया और लोंग ने अचानक अटैक किया, जिससे वह दूर जा गिरा। न्यूआओ समझ नहीं पाया कि उसने ऐसा क्यों किया। लोंग ने कहा कि वह अपने चेस्ट को देखे, उस पर सोर्ड का निशान था। उसने बताया कि यह उसका कंडेंस्ड सोर्ड इंटेंट है। न्यूआओ को अब भी समझ नहीं आया। सीधे शब्दों में लोंग तियानशांग चाहता था कि न्यूआओ जाओमू को उसके लिए हैंडल करे। न्यूआओ खुद को एम्पावर्ड महसूस करने लगा और ग्रेटफुल हो गया। सीन फिर सेलेस्टियल रोड क्लाइम पर आया। लूची ने जामू से कहा कि यह क्लाइम ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता है कि कोई डिसाइपल कितनी फ्लोर्स चढ़ा है। क्योंकि यह उसका पहला मौका है, वह उससे अलग हो जाएगा। उसने उसके गाल पर किस किया और कहा कि वह केयरफुल रहे, फिर चली गई। लेकिन असल में केयरफुल उसे होना चाहिए था। अचानक उसके सामने एक बड़ा क्रीचर आ गया। वहां कई बीस्ट्स थे, एक जायंट रूस्टर, एक हेजहॉग जैसा क्रीचर और एक फ्रॉग। वे तीनों जाओमू पर हमला करने लगे, लेकिन उसने सबको डॉज कर लिया। उसे समझ आया कि यह आसान नहीं होगा और उन्हें आउटर डिसिपल्स यहां से आगे नहीं बढ़ पाते। हेजहॉग ने सोनिक की तरह रोल होकर उस पर स्पाइन्स फेंके। जामू ने सब अटैक्स डॉज किया और अपनी पावर। अब उसका काउंटर अटैक का समय था। तीनों बीस्ट्स एक साथ स्टन्ड हो गए और कई मीटर्स दूर जा गिरे। जामू को कोई ने फर्स्ट फ्लोर क्लियर कर लिया और उसे 3 रिवॉर्ड्स में से एक चुनना था। उसे फ्लेमिंग पाम टेक्निक पसंद आई। वह पहले वरीड था कि उसके सेक्रेट बॉडी के लिए कोई कॉम्बैट टेक्निक नहीं, और ये टेक्निक परफेक्ट थी। उसने इसे सीखना शुरू किया। उसे सन की ट्रू फायर को अपने शरीर में लाना था और उसकी हीट से अपनी पाम टेक्निक को मजबूत करना था। उसने इसे सक्सेसफुली टेस्ट किया और सेकंड फ्लोर पर जाने का फैसला किया। स्टेयर्स दिखाई दिए और वह ऊपर चढ़ गया। सीन थर्ड फ्लोर पर गया, जहां लूची एक मॉन्स्टर को काट रही थी। थर्ड लेयर पार करने के बाद डिसिपल को 3 रिवॉर्ड्स में से एक चुनना होता है। लूची टॉप 50 में पहुंच गई और जल्द ही 4th लेयर पर जाएगी। अगर वह 15 मिनट्स और रुकती तो टॉप 10 में आ जाती। उधर लोगों ने म्यूरल पर जाओमू का नाम देखा और हैरान रह गए। वह भी आउटर डिसाइपल बना ही था और इतनी जल्दी यहां पहुंच गया। चुजियारान बहुत इरिटेटेड हो गई और उसे लगा कि दोनों ने बहुत तेजी से कल्टीवेशन किया है। तभी नालानचोंग आया, जो आउटर सेक्ट का नंबर 1 डिसाइपल था। कुछ लोग उसके बारे में नेगेटिव बातें कर रहे थे। नालानचोंग ने सब सुन लिया और उनके पास जाकर उन्हें मार दिया, ये दिखाते हुए कि उसे पीछे से बात करना पसंद नहीं है। चुजियारान ने पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है। उसने कहा कि उसने सुना कि वह जिस हैंडसम आदमी के पीछे थी वह किसी और के साथ चला गया, इसलिए वह उसे मॉक करने आया है। चुजियारान गुस्सा हो गई और तुरंत अटैक करने दौड़ी, लेकिन उससे पहले न्यूआओ आया और दोनों के हाथ पकड़ लिए। वह रैंकिंग में 8th था, इसलिए सब उसका सम्मान करते थे। चुजियारान ने पूछा कि क्या वह अपने कजिन का बदला लेने आया है। न्यूआओ ने कहा कि वह लोंग तियानशांग के लिए आया है और उसे किसी से डर नहीं लगता। नालानचोंग को यह सब इंटरेस्टिंग लगा। तभी खबर आई कि जाओमू टॉप 100 में आ गया है, जो बहुत फास्ट था। सीन सेकंड लेयर पर गया, जहां जाओमू ने एक मंकी को जला दिया। रिवॉर्ड के रूप में उसने सेकंड ग्रेड फ्लाइंग सोर्ड व्हाइट जेड रेडियंस चुना। वह आगे बढ़ता गया और अगले लेवल पर पहुंचा। वहां मॉन्स्टर्स की बहुत बड़ी संख्या थी। उसे समझ आया कि क्यों ज्यादातर आउटर डिसिपल्स 3rd लेयर के बाद ही रुक जाते हैं। उसने सोचा कि चाहे वह पास करे या नहीं, उसे अपनी लिमिट टेस्ट करनी चाहिए। उसने पहले अटैक करने का फैसला किया और मॉन्स्टर्स पर हमला किया। अचानक बाकी मॉन्स्टर्स उस पर टूट पड़े। उसे लगा कि अब वह हार सकता है, लेकिन जो मॉन्स्टर उसे काटने वाला था उसके दांत टूट गए और जाओमू को सिर्फ हल्की चोट आई। तब उसे अपने रेड यांग सेक्रेट बॉडी की असली ताकत समझ आई। बाकी मॉन्स्टर्स भी उस पर आए, लेकिन उसने उन्हें मार गिराया। उसे लगा कि वह इस लेयर को क्लियर कर सकता है। उसने सबको जला दिया और लेयर क्लियर कर लिया। वह बहुत खुश हुआ। उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस के साथ साथ उसकी रिकवरी भी बहुत हाई थी। अब उसे 4th लेयर चैलेंज करने की उम्मीद दिखी। रिवॉर्ड्स देखकर उसने एक नई कल्टीवेशन मेथड चुनी। सेलेस्टियल रोड पर कोई टाइम लिमिट नहीं था, इसलिए वह टेक्निक सीखकर 4th लेयर ट्राई कर सकता था। आसपास के लोग शॉक में थे, क्योंकि जाओमू ने जो किया वह 8000 ईयर्स में किसी ने नहीं किया था। वह सीधे 13th रैंक पर पहुंच गया था। लोग सिर्फ ये समझना चाहते थे कि उसने ये कैसे किया और उसे किसी मॉन्स्टर की तरह मानने लगे। चुजियारान इन सब कमेंट से बहुत गुस्सा हो गई। वह सिर्फ ये जानना चाहती थी कि
जाओ मू को ऐसा कौन सा अपॉर्चुनिटी मिला जिससे उसकी स्ट्रेंथ इतनी तेजी से बढ़ गई। न्यूआओ ने कहा कि क्या जाओ मू सच में सबको इतना सरप्राइज कर रहा है, और उसने कहा कि आउटर सेक्ट बेकार डिसिपल से भरा हुआ है। अचानक लूची पोर्टल से बाहर आई। वह 4th लेयर पर काफी देर तक रही थी और टेम्पररी 9th पोजीशन पर आ गई थी। इस समय चूजारान 10th पर गिर गई थी और कुछ लोग उसे कंग्रेचुलेशंस भी दे रहे थे। लूची ने कहा कि ये कुछ खास नहीं है, बस पोजीशंस है, लेकिन उसे खुशी थी कि वह उस फॉक्स से आगे है। चूजारान ने दिखाया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसने न्यूआओ को देखकर पूछा कि क्या लूची जाओ मू को उससे बचाएगी। लूची ने जल्दी समझ लिया कि न्यूआओ शायद अपने कजिन की वजह से आया है, इसलिए जाओ मू सच में खतरे में हो सकता है। उधर जाओ मू कल्टीवेशन कर रहा था। उसे एक नई टेक्निक मिली जिसका नाम पर्पल लाइटनिंग एंटेंगलमेंट था। वह इसे अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकता था, भले ही ये डिफिकल्ट थी क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ये अटैक वाइड रेंज का था और एक साथ कई एनिमी से लड़ने में काम आता था। आराम करने के बाद वह क्यूरियस हुआ कि 4th लेयर पर क्या मिलेगा। वहां उसने एक फायर कवर्ड पूमा देखा। वह सिर्फ एक बीस्ट था, लेकिन उसे बहुत प्रेशर महसूस हो रहा था जिससे वह चौंक गया। उसने तय किया कि वह पूरी ताकत से लड़ेगा। बीस्ट इनक्रेडिबल स्पीड से चला और उसके चेस्ट पर 3 बार वार किया। जाओ मू ने फ्लेमिंग पाम इस्तेमाल किया, लेकिन उसे कोई डैमेज नहीं हुआ क्योंकि बीस्ट बहुत तेजी से बच गया। उसने सोचा कि क्या बीस्ट इलेक्ट्रिक अटैक के बाद भी भाग सकता है और उसने उसे ट्रैप कर लिया। अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के लिए तैयार हुआ, लेकिन अजीब तरीके से बीस्ट ने हवा में डायरेक्शन बदल दिया और उसके अटैक से बच गया। उसने ट्रैप भी लगाया था, लेकिन बीस्ट पर्पल लाइटनिंग एंटेंगलमेंट में फंस कर जमीन पर गिरा। फिर भी वह जल्दी रिकवर हो गया। अचानक बीस्ट बहुत तेजी से फिर हमला करने लगा। जाओ मू समझ गया कि बीस्ट जीत गया है क्योंकि उसने उसका आर्म काट दिया, लेकिन तभी सिस्टम ने दिखाया कि उसने एक डेमोनिक बीस्ट को फीड किया है जिससे उसे 10,000 टाइम्स रिटर्न मिला। सिस्टम ने यह भी बताया कि उसे ह्यूमन एम्परर की लीनिएज मिल गई है। तो दोस्तों, यहीं पर इस एपिसोड का अंत होता है। मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप इस मनहुआ को खुद जाकर जरूर देखें। आप लोगों को और भी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि इसके सारे सीन हम YouTube पर दिखा नहीं सकते। तो चलिए, अब हम फिर से मिलेंगे एक नए और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिए।